अब है हमारा सेक्शन बी। बढ़ते हैं अपनी सेक्शन बी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, डू ऑल पार्ट्स, इसमें हमें सब पार्ट्स करने हैं। ए पार्ट, एक्सप्लेन वाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 7 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। हमें ये एक्सप्लेन करना है कि ये जो नंबर दिया है हमें, ये कॉम्पोजिट नंबर है। ये क्वेश्चन हमारा रियल नंबर से लिया गया है। सो क्वेश्चन में ये है हमारे पास कि हमें ये एक्सप्लेन करना है कि 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 7 ये एक कॉम्पोजिट नंबर है। सो सबसे पहले तो आप ये समझें कि ये कॉम्पोजिट नंबर की बात करी जा रही है यहाँ पे। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर हमारे पास क्या, कौन से नंबर को हम कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं? देखिए, आपको ये बात पता है, सपोज हमारे पास ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी हमने 10 नंबर ले लिए हैं। अब आप प्राइम नंबर्स जानते हैं? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं भाई? प्राइम नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ अपनी ही टेबल से डिविजिबल होते हैं। या तो वो 1 की टेबल से डिविजिबल होते हैं या वो अपनी ही टेबल से डिविजिबल होते हैं। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 2 इज़ अ प्राइम नंबर। 2 हमारे पास एक प्राइम नंबर है। 3 इज़ अ प्राइम नंबर। 5 एक प्राइम नंबर है। ऐसे ही 7 एक प्राइम नंबर है। यानी कि ये जो हमने 10 नंबर लिखे हैं उसमें से 2 3 5 एंड 7 ये प्राइम नंबर है। अब कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर प्राइम नंबर को छोड़कर जितने भी नंबर है, या हम ये कह सकते हैं प्राइम नंबर में क्या होता है, प्राइम नंबर का अगर हम फैक्टर करते हैं तो वो अपनी ही टेबल से डिविजिबल होते हैं या तो 1 की टेबल से डिविजिबल होते हैं। सो कॉम्पोजिट नंबर ये कहता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, जो अपनी टेबल से तो आए और 1 की टेबल से ऑब्वियसली आएगा वो, और किसी और टेबल में भी वो नंबर आएगा, उसे हम कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। सपोज 4 देख सकते हैं आप। सो ये 4 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 की टेबल में 2 बार में आ रहा है। ऐसी 4 2 ज़ा 4, सॉरी 4 1 ज़ा 4। सो ये 4 की टेबल में भी आ रहा है, 2 की टेबल में भी आ रहा है। सो ये हो जाएगा हमारे पास कंपोजिट नंबर। ऐसी 6 देखिए, 2 3 ज़ा 6, 2 की टेबल में आया 3 टाइम्स, फिर 3 2 ज़ा 6, 3 की टेबल में आया 2 टाइम्स, फिर 6 1 ज़ा 6, 6 की अपनी टेबल में भी आया, तो ये कॉम्पोजिट नंबर हो गया। ऐसी 8 कॉम्पोजिट नंबर है, 9 भी कॉम्पोजिट नंबर है, ऐसी ही 10 भी कॉम्पोजिट नंबर है। ये जो 1 होता है, 1 ना तो ये हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर होता है ना प्राइम, तो 1 को हम इसमें नहीं गिनते हैं। ना तो ये कॉम्पोजिट नंबर है ना ये प्राइम। नॉर कंपोजिट नाइदर प्राइम नंबर, नॉर नाइदर कंपोजिट या नॉर प्राइम नंबर लिख दीजिए। ठीक है, नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम नंबर, नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, नॉर प्राइम। हमारे पास 1 एक ऐसा नंबर है, ये ना तो कंपोजिट नंबर होता है ना तो ये प्राइम नंबर होता है। सो हमें कंपोजिट नंबर पता चल गए। कंपोजिट नंबर का मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कंपोजिट नंबर्स का, कि उसके जो फैक्टर्स है वो 2 से ज़्यादा होंगे। अपनी टेबल में भी आएगा वो, 1 में ऑब्वियसली आएगा, एक नंबर और होगा, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, तो उसे हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। सो हमें इसको प्रूफ करना है कि ये नंबर हमारा कंपोजिट नंबर है, यानी कि हमें ये प्रूफ करना है ये जो नंबर है ये मोर देन हमारे 2 फैक्टर्स, मतलब मोर देन 2 टेबल में आता है ये। चलिए अब देखते हैं। अब आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये एक ही तो टर्म होती है। अगर मल्टीप्लाई करें तो एक टर्म आएगी इसकी, और यहाँ क्या है प्लस 7। आप यहाँ क्लियरली ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 मतलब इस नंबर में भी 7 है, इसमें भी 7 है, तो क्यों ना हम कॉमन निकाल लें 7 को। सो हो जाएगा 7। जब हमने 7 को कॉमन लिया, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस वाले यानी कि ये जो टर्म है इसमें 3 बचेगा और 5 बचेगा, तो 3 मल्टीप्लाई 5। क्लियर? अब ये प्लस का साइन प्लस। अब यहाँ 7 तो हमने कॉमन ले लिया है ना, जब हम वही नंबर कॉमन ले लेते हैं तो जहाँ कुछ नहीं बचता उसकी जगह हम 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 7, 3 5 ज़ा 15 प्लस 1 7, 15 प्लस 1 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 16। ये ब्रैकेट के बीच में और 7 में कोई साइन नहीं था, इसलिए हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाया। अब अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करा के देखें, या आप सिंपल ये जो नंबर है अभी हम ये बताएंगे किसके बराबर आएगा, आप अभी सिंपल इसे ये देखें, ये 7 है, अब ये जो 16 है, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2।
लिख सकते हैं नहीं, यानी कि ये जो भी नंबर है ये 1 की टेबल में तो जा रहा है, इसके फैक्टर्स ही तो आए हैं ये। हम जितना ब्रेक करके लिख देते हैं नंबर को, इसका मतलब क्या होता है, वो उसके फैक्टर्स है। यहाँ से हमें ये बात पता चला, ये जो भी नंबर है ये 7 की टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है, 1 में भी आता है। इससे ये प्रूव हुआ कि ये कंपोजिट नंबर है। आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखिए। जब हम 7 को 16 से मल्टीप्लाई कराएंगे हमें क्या मिल जाएगा, 112। अब ये बात हमें पता चल गई कि ये 112 के फैक्टर्स हैं, ये 7 2। यहाँ से हमें ये बात पता चला कि 112 हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। 112 ये कह सकते हैं जो नंबर है हमारे पास 3 × 5 × 7 + 7, इसके हमारे पास मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। ये 1 की टेबल में तो आते ही आते हैं, ये 2 की टेबल में भी आते हैं और ये 7 की टेबल में भी आते हैं। इसलिए 112 हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। जिस भी नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं ऐसे नंबर को हम कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। दैट्स वाई 3 × 7 5 × 7 + 7 इज अ कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन बी। क्वेश्चन बी क्या कह रहा है, इफ कॉट ए इज इक्वल टू 7/8, अगर कॉट ए बराबर है 7/8 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1 + sin a 1 - sin a होल डिवाइडेड बाय 1 + cos a 1 - cos a। अगर कॉट ए बराबर है 7/8 के तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमें कुछ क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है। हमें यहाँ दिया है कॉट ए इज इक्वल टू 7/8, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 मेथड हैं। पहला मेथड ये कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपको यहाँ पे साइन और कॉस दिया है। तो पहला तरीका ये है कि आप पाइथागोरस थ्योरम से साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करके उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरा मेथड जो आसान है, मतलब जो शॉर्टकट है, वो ये है कि हम इसको यहीं के यहीं सॉल्व कर सकते हैं। आप ये टर्म देखिए ना, ये है 1 + sin a, ये है 1 - sin a। ये जो फर्स्ट टर्म इसकी जो फर्स्ट टर्म है सेम बिल्कुल, इसकी सेकंड टर्म सेम। जब भी हमारे पास ऐसा होता है, मतलब ये दिखने में बिल्कुल सेम है, बस प्लस और माइनस का ही तो फ़र्क है। यानी कि अगर हम इसको, यहाँ जो 1 है इसको a सपोज कर लें, तो ये वाला जो 1 है वो भी a हो जाएगा। अगर हम साइन को b सपोज करें, सो ये जो b है, मतलब ये जो साइन a है ये भी b हो जाएगा। तो ये भी a b, ये भी a b। बस फ़र्क किसका है कि ये a + b है और ये a - b है। क्या आपको इसे देख के कुछ याद आ रहा है? एक फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास कहीं पे a + b और a - b दिया होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a² - b²। क्या लिख सकते हैं, a² - b²। सो हमें बस यहाँ पे यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी सेम है। देखिए 1 + cos a 1 - cos a, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1a और cos हो जाएगा हमारे पास b, तो ये हो जाएगा a + b a - b। यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही हमें सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर हम यहाँ पे ये पुट करें a + b a - b का फॉर्मूला a² - b², तो ये हमारा जो a है वो यहाँ पर है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस b क्या है हमारे पास, साइन 1² - sin² a। और नीचे क्या हो जाएगा ये डिनोमिनेटर में 1² - cos² a। अब हम ये बात जानते हैं कि 1 एक ऐसा नंबर है जिसके ऊपर आप कोई भी पावर लगा दें 1 1 ही रहता है, 1 1 1। सो हम यहाँ से इसकी जो एक्सपोनेंट है इसको हटा देते हैं, तो ये बचेगा 1 - sin² a अपॉन 1 - cos² a। अब आप, क्योंकि भाई आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे हैं, तो आई होप कि आप ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज़ है उसकी टेबल है वो लर्न करके आए होंगे। ठीक है, तो हमारे पास आइडेंटिटी होती है 1 - sin थीटा, ये 1 - sin a बराबर होता है cos² थीटा के। ये एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास। अगर आपको sin² थीटा प्लस cos² थीटा कहीं दे रखा है तो आप इसको 1 लिख सकते हैं। sin² थीटा प्लस cos² थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है 1 - sin की। तो अगर मैं इस साइन को, ये जो साइन है, अगर हम इसकी साइड चेंज कर दें, ये प्लस में है दूसरी साइड ले जाए माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos के लिए। cos² थीटा इज इक्वल टू 1 - sin² थीटा। तो अगर cos के लिए निकालनी है, अगर 1 - sin² थीटा दे रखा है तो हम इसको cos लिख सकते हैं। अगर 1 - cos के लिए, अगर हम इसी को ही, देखिए पहले तो हमारे पास ये आ गया, अगर नेक्स्ट मैं इस वाले फॉर्मूले में ही हम क्या करें, साइन को यहीं रहने दें, sin² थीटा, बाकी ये जो cos है इसको इसकी साइड चेंज कर दें, तो ये हो जाएगा 1 -
कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमें दो फॉर्मूले मिल गए। अगर आपको लिखा है कहीं कॉस स्क्वायर थीटा तो आप उसको क्या कह सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको कहीं लिखा है साइन स्क्वायर थीटा तो आप उसको क्या कह सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ दे रखा है हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये, इसकी जगह हम लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर ए। और यहाँ दिया है हमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। क्लियर। अब हमें ये बात पता है डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हमें सेम एक्सपोनेंट दे दी जाती है, यानी कि पावर सेम दे दी जाती है, तो हम इसको एज अ होल भी लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए का स्क्वायर। अब वी नो दैट कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉस ए डिवाइडेड बाय, या कॉस और साइन का रेशियो क्या होता है, कॉट ही तो होता है। क्या होता है, कॉट। तो हम कॉस ए बाई साइन ए को क्या लिख सकते हैं, हम कॉट लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा कॉट ए का स्क्वायर। तो कॉट ए तो हमें ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में गिवन था ना, कॉट कितना गिवन था हमें, 7/8। तो सिंपल अब हमें क्या करना है, 7/8 इसमें पुट करना है। सो ये हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर। सिंपली अब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर का अलग स्क्वायर करना है। जब भी हमारे पास इस तरह से होल पावर होती है तो ये न्यूमरेटर में भी अप्लाई होती है और ये डिनोमिनेटर में भी अप्लाई होती है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7/8 मल्टीप्लाई 7/8। इसका मतलब ये है कि हमें इसे 2 टाइम्स लिखना है। अब ये है 7 7 ज़ा 49 और 8 8 ज़ा 64। सो ये आ गया हमारे पास इसका फाइनल आंसर, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन सी। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइन एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। हमारे पास 2 क्यूब्स हैं। क्यूब्स आप सबने फिगर देखी होगी, जो हमारा डाइस होता है, जो हमारे डाइस होते हैं वो जो फिगर होती है, या रूबिक क्यूब जो होता है वो जो फिगर होती है, वो हमारे क्यूब्स में आ जाते हैं। तो हमें 2 क्यूब्स हैं और जिनका सबका दोनों का वॉल्यूम कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, आर ज्वाइन एंड टू एंड, उनको बराबर, बिल्कुल बराबर बराबर रखा गया है। अब जब हमने उन दोनों क्यूब को बराबर बराबर रखा है तो उससे क्या बनेगा, हमारा एक क्यूबॉइड बन जाएगा। तो उसका सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं कि हमारे पास 2 क्यूब हैं। चलिए क्यूब बना लेते हैं। तो क्यूब बनाने का कुछ इस तरीके का तरीका होता है कि सबसे पहले एक स्क्वायर बनाएं, फिर थोड़ा ऊपर करके एक स्क्वायर बना दें और इसको ऐसे ज्वाइन कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास ये पहला क्यूब है। एक और क्यूब लेते हैं हमें, और दूसरा जो क्यूब है वो बिल्कुल इसके बराबर में रखना है। तो अगर हम दूसरा क्यूब बनाएंगे तो वो बिल्कुल इसके बराबर में रहेगा, जस्ट लाइक दैट। सो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हमने क्या किया है, 2 क्यूब है, ये मैंने इन दोनों क्यूब को बराबर बराबर में रख दिया। सो अब ये पहले तो अलग अलग क्यूब थे, जब हमने इनको बराबर में रखा तो ये फिगर क्यूबॉइड जैसी लगने लगी। आप ये देख सकते हैं कि इसकी लेंथ हो गई, लेंथ इसकी हो गई है, जो भी क्यूब, क्योंकि क्यूब के दोनों के वॉल्यूम सेम थे तो लेंथ इंक्रीज हो गई, लेकिन ब्रेथ में और हाइट में कोई चेंज नहीं आया। आप देख सकते हैं हाइट, जो क्यूब, जैसे सिंगल हमारे पास जो सिंपल एक क्यूब था वो ये था, ठीक है, ये हमारे पास सिंपल एक क्यूब था। आप ये देख सकते हैं कि इसकी ब्रेथ में कोई चेंज नहीं आया, ब्रेथ वही है और हाइट भी वही है जो यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, चेंज कहाँ है, लेंथ में, लंबाई हो गई है इसकी डबल। अब आपको ये बात पता होना चाहिए प्रॉपर्टीज, क्यूब की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि क्यूब एक ऐसी फिगर होती है, 3D फिगर, ये 3D शेप होती है जिसकी सारी साइड बराबर है, ये भी एस, ये एस, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट वो सब एक ही होती हैं। और क्यूबॉइड के केस में हम लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग लेते हैं, क्योंकि लेंथ अलग हो जाती है, ब्रेथ अलग हो जाती है और हाइट अलग हो जाती है। इस केस में हमें दिया था कि जो हमारे पास 2 क्यूब्स हैं, ईच ऑफ वॉल्यूम 64, मतलब एक क्यूब का जो वॉल्यूम है ना वो 64 है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें क्या दे रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब ऑलरेडी गिवन है। अब हम ये जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का एक फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब, यानी कि साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब, यानी कि अगर हम साइड को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाता है। अब हमें ये देखना है जो साइड, यहाँ जो ये नंबर है 64,
तो ये जो नंबर है ये क्या किसी का क्यूब है, या आप ये सिंपल ये जान सकते हैं जैसे हमारे पास स्क्वायर होता है और स्क्वायर जब साइड चेंज करता है, जब हम स्क्वायर हटा के दूसरी साइड ले जाते हैं तो वो अंडर रूट बन जाता है, स्क्वायर रूट बनता है नहीं। ऐसे ही अगर हमारे पास क्यूब होता है तब भी हम उस केस में भी रूट लगा सकते हैं, लेकिन ये जो रूट होता है ये क्यूब रूट कहलाता है। क्या कहलाता है? क्यूब रूट। और क्यूब रूट की क्या कंडीशन होती है? जैसे स्क्वायर रूट की कंडीशन होती है कि रूट के अंदर कोई भी सेम टर्म 2 टाइम्स आ जाए, रूट के अंदर कोई भी सेम टर्म 2 टाइम्स आ जाए तो वो एक बार बाहर आ जाता है, रूट कैंसिल हो गया फिर। लेकिन क्यूब रूट की कंडीशन होती है रूट के अंदर कोई भी सेम टर्म 3 टाइम्स आनी चाहिए, तभी ये क्यूब से बाहर आई, ये रूट से बाहर आएगा। सो साइड इज इक्वल टू, अब हमें 64 का क्या करना है? एलसीएम। आप 64 का एलसीएम करें, या सिंपल आप ये देख सकते हैं कि जो 64 है आप एलसीएम करके देख लें। सो सिंपल आप ये देख सकते हैं कि ये 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64, यहाँ से ये भी आ जाएगा। या आप एलसीएम करके भी देख सकते हैं, और जो भी एलसीएम करके वैल्यूज आएंगी, अगर वो 3 टाइम्स करके एक वैल्यू को आपको बाहर निकाल लेना है। सपोज हम कर देते हैं, चलिए यहाँ हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से जा रहा है ये 2 1 ज़ा 2, 1 इधर कैरी, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2। सो हमारे पास ये नंबर आ गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये जो नंबर है हम इसको ये लिख सकते हैं नहीं, या तो आप यहाँ से ही निकाल लें तो या इसका आंसर आ जाएगा साइड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें क्लियरली विजिबल है कि कोई भी टर्म रूट के अंदर 3 बार आ जाएगी, वो एक बार आ जाएगी बाहर। अब आप यहाँ से देखें, इस केस में अगर मैं ये वाला केस लेते हैं तो हम पहले से रूट के अंदर लिखेंगे। सो ये 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इस केस में हमारे पास, इस केस में क्यूब रूट क्या कहता है? कोई भी सेम टर्म अगर 3 टाइम्स आ गई, तो देखिए ये 3 टाइम्स हो गए हमारे पास और ये 3 टाइम्स, तो यहाँ से एक बार बाहर निकलेगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई में एक 2 आ जाएगा। सो 2 2 ज़ा 4। तो इस केस में भी हमारे पास जो साइड है वो क्या आ गई? 4 सेंटीमीटर। सो इस तरीके से हमने इस क्यूब की साइड फाइंड कर ली कि ये जो साइड थी, इस क्यूब की जो साइड थी वो थी 4 सेंटीमीटर। अब जब हमने ऐसे दो क्यूब्स को बराबर बराबर रखा, तो यानी कि जो साइड थी, क्योंकि इस क्यूब की तो सारी साइड बराबर थी, तो हाइट ये भी 4 सेंटीमीटर रही, इसमें कोई चेंज नहीं आया, ब्रेथ भी 4 सेंटीमीटर रही। लेकिन जब हमने इसकी फ्रंट साइड देखा तो ये 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, अब ये तो प्लस हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ, तो ये टोटल कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है इसकी लेंथ मिल गई हमें 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ है हमारे पास 4 सेंटीमीटर और हाइट है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ये जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है इसकी हमने ये डायमेंशंस आ गई हैं, लेंथ आ गई है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, हाइट है 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कहा था कि हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब ये जो क्यूबॉइड बना है उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करना है। अब आपको सरफेस एरिया का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। सरफेस एरिया होता है 2 अंडर ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है हमारे पास सरफेस एरिया का फॉर्मूला। L स्टैंड्स फॉर लेंथ, B स्टैंड्स फॉर ब्रेथ एंड H स्टैंड्स फॉर हाइट। सो 2, अब आपको क्या करना है? सिंपली इसकी वैल्यू पुट करनी है एंड गेट द आंसर। अब L है हमारे पास 8, अब L एंड B के बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई, B की वैल्यू क्या है? 4। फिर नेक्स्ट देखिए B क्या है हमारे पास? 4, हाइट क्या है? 4, प्लस हाइट क्या है? 4, लेंथ क्या है? 8। अब आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई करें, 8 4 ज़ा 32 प्लस 4 4 ज़ा 16 एंड 4 8 ज़ा 32। अब इनको आपको क्या करना है? सिंपली प्लस करना है। जब हम इसको प्लस करेंगे 32 16 एंड 32, आपको सिंपल प्लस करना है। प्लस करके देखिए ये क्या आ रहा है हमारे पास? ये 10 आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 8। तो हमारा आंसर क्या आ गया? इसको, इस ब्रैकेट को सॉल्व करके आ गया हमारे पास 80। अब 80 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 8 ज़ा 16, 160 सेंटीमीटर। ये था हमारे पास सरफेस एरिया। जब एरिया होता है तो यूनिट जो होती है उसके ऊपर स्क्वायर लगाया जाता है। सो हमारे पास जो फाइनल आंसर, जो हमने क्वेश्चन, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था, हमें सरफेस एरिया बताना था रिजल्टिंग क्यूबॉइड का। सो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया? सरफेस एरिया जो पूछा गया था वो आ गया है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर।
नाउ क्वेश्चन डी में कहा जा रहा है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे हमें एक टेबल दी है, हमें उसका डेटा फाइंड करना है। तो इस टेबल में हमें क्लास इंटरवल गिवन है 10 to 20, 20 to 30, 30, 40, 40 to 50 और फ्रिक्वेंसी गिवन है। सबसे पहला जो काम होता है हमारा वो ये होता है कि जो हॉरिजॉन्टल टेबल है आपको इसको वर्टिकली ड्रॉ कर लेना होता है कुछ इस तरह से। तो हमने ये क्लास इंटरवल को कुछ इस तरह लिख लिया, फ्रिक्वेंसी को कुछ इस तरह लिख लिया। अब मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास तीन मेथड होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है अज्यूम मीन मेथड, एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। हम प्रेफर करेंगे यहाँ पे आप जो है ना मेथड चूज करने के लिए सबसे पहले आप XI निकालें, यानी कि क्लास मार्क के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट होता है जो अब हमारे आंसर का हिस्सा है वो है क्लास मार्क यानी कि XI। तो XI हमारे पास क्या होता है, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास क्लास इंटरवल की जो दोनों वैल्यू होती है यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये है लोअर लिमिट और ये है अपर लिमिट। लोअर लिमिट अपर लिमिट को प्लस करके क्या किया जाता है, पहले इन दोनों को प्लस करिए और इसका हाफ कर दिया यानी कि 2 से डिवाइड करिए। तो 2 10 + 20, 10 + 20 30 और 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15। सो हम ये भी कह सकते हैं, ये इसकी क्या आ गई, XI आ गई। हम ये भी कह सकते हैं कि जो 10 और 20 की जो मिडिल वैल्यू है, 10 और 20 के बीच में क्या आता है 15, हम यहाँ पे ये भी निकाल सकते हैं। तो XI हम सिंपल इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और डायरेक्टली आप इनका आधा देख लिए जो बीच की टर्म है। अब 20 और 30 के बीच में क्या आएगा 25, तो ये इसकी XI हो जाएगी। अब 30 और 40 के बीच में आएगा 35, इसकी XI हो जाएगी क्लास मार्क। ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा 45, ऐसे ही यहाँ मिलेगा आपको 55 एंड यहाँ पे मिलेगा आपको 65। इस तरीके से हमने सबकी XI यानी कि क्लास मार्क फाइंड कर लिए। अब हमने ये देखा कि XI की जो वैल्यूज़ है वो अच्छी खासी मतलब बड़े नंबर हैं। सो हम यहाँ पे अज्यूम मीन मेथड प्रेफर करेंगे। क्या मेथड प्रेफर करेंगे, अज्यूम मीन। अज्यूम मीन मेथड के लिए हमें नेक्स्ट जो टेबल बनती है, नेक्स्ट जो हमारे कॉलम आता है वो आता है DI बराबर होता है जो हमने XI निकाली है, XI में से A की वैल्यू को माइनस किया जाता है। XI में से A की वैल्यू को क्या किया जाता है, माइनस। अब आप पहले देखिए XI A कैसे निकालते हैं, A को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। A के लिए आपको XI की जो वैल्यूज़ हैं उसको काउंट करिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड जब 6 को 1 2 3 4 5 6 6 का आधा करिए तो 6 का आधा क्या हो जाता है 3। तो ये जो थर्ड वैल्यू है ना वो हमारे पास क्या आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी। यही यानी कि जो XI की जो मिडिल वैल्यू होती है, XI की जो मिडिल वैल्यू होती है उसी को ही हम A मानते हैं। सो अब हमें क्या करना है, DI के लिए सभी जितनी भी XI वाली वैल्यूज़ हैं उसमें से अपने A को माइनस करा दीजिए। अब यहाँ के लिए देखिए आपको क्या करना है, 15 में से आपको 35 माइनस, क्योंकि XI में से A माइनस कराएंगे हम। तो जब हम 15 में से, आप यहाँ देखिए कुछ इस तरह से ये फॉर्मूला बनेगा, DI = XI - A। अब हमारे पास जो पहली टर्म है XI क्या है 15। अब 15 में से हमें माइनस किसे कराना है, A को। A क्या है हमारे पास 35। अब 15 माइनस A क्या है 35। ठीक है, अब यहाँ पे हम बड़े नंबर में से ही जो छोटे नंबर को माइनस करते हैं तो 35 - 15 आ जाएगा हमारे पास 20। अब क्योंकि 35 के सामने 35 के फ्रंट पे माइनस साइन है तो इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि हमारे पास जो A की वैल्यू है वो अभी बड़ी हो रही है और A की वैल्यू अगर ग्रेटर है तो उसमें माइनस आएगा सिंपली। तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी पहली DI की वैल्यू आएगी -20। ऐसे ही आपको क्या करना है 25 - 35 तो यहाँ -10 बचेगा। अब 35 XI की भी यही वैल्यू हो गई और A की भी यही वैल्यू हो गई। तो 35 में से 35 माइनस करेंगे, इस केस में आ जाएगा आपका 0। नेक्स्ट 45 में से 35, अब XI की वैल्यू क्या हो गई है, अब इस केस में देखिए अब हमारे पास XI की जो वैल्यू है वो है 45 माइनस A की वैल्यू 35। अब आप देख सकते हैं ना कि जो हमारे पास XI ग्रेटर हो गया है, जब XI ग्रेटर हो जाएगा तो आंसर पॉजिटिव में मिलेगा। 45 में से 35 गए तो 10, तो अब इस केस में पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि जो लार्जर नंबर है हमारे इन दोनों में वो पॉजिटिव का है, इसलिए 10 आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट 55 में से 35 जाएंगे तो बचेंगे 20। ऐसे ही 65 में से 35 जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास ये 30। तो ये हमारे पास DI की वैल्यू हो गई है कैलकुलेट। जब हमारे पास ये DI की वैल्यू हो गई है कैलकुलेट, अब हमें सिंपली क्या करना है, नेक्स्ट जो आएगा हमारे पास, नेक्स्ट जो टेबल बनती है, नेक्स्ट जो कॉलम बनता है वो बनेगा FI DI का। FI
DI, FI DI का कॉलम बनाना है। FI DI का मतलब है FI की जो वैल्यूज़ है यानी कि जो फ्रिक्वेंसी है उसको D से मल्टीप्लाई करवाइए। अब देखिए सिंपल, आप इसको ईजिली बिना मल्टीप्लिकेशन के, बिना मतलब ज़्यादा कोई कैलकुलेशन करे आप इसको लिख सकते हैं। 2 को 20 से मल्टीप्लाई कराना है, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, और ये हो जाएगा 0 का 0, तो 40 माइनस साइन था माइनस, 7 10 ज़ा 70, 12 0 0, 150 को 15 को 10 से करेंगे 150, ये हो जाएगा 8 2 ज़ा 16, 160, एंड 6 3 ज़ा 18, तो ये आ जाएगा 180। सो हमने बिना किसी ज़्यादा कैलकुलेशन के सिंपल टेबल पढ़ के हमने ये FI DI भी कैलकुलेट कर लिया। अब आ जाते हैं अपने अज्यूम मीन मेथड। जब हमने अप्लाई किया है अज्यूम मीन मेथड, यहाँ पे हमने क्या लगाया, अज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकाला है हमने। तो अज्यूम मीन मेथड के केस में जो फॉर्मूला होता है वो चेंज हो जाता है। सो हमारे पास मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, x बार से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है हमारे पास समेशन ऑफ FI DI अपॉन समेशन ऑफ FI, बस यही डायरेक्ट में होता है। बस यहाँ फ़र्क क्या है, डायरेक्ट में यहाँ XI हो जाता है। यहाँ पे ये फ़र्क है कि हमने जो अज्यूम वैल्यू लिया उसको और हमें सिंपली प्लस कराना होता है। FI DI अपॉन FI में हमें A की वैल्यू को कराना है प्लस। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है समेशन ऑफ FI को कैलकुलेट करिए, यानी कि जो FI वाली जो पूरी कॉलम था आप उसको कैलकुलेट करके जो लिखेंगे तो उसका आंसर आता है हमारा समेशन ऑफ FI की जितनी भी वैल्यूज़ है 2 + 7 12, इनको कैलकुलेट करके लिखेंगे तो समेशन ऑफ FI आएगा। इसी तरह से जब हम FI DI की सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, FI DI आएगा। सो हम इसको कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं। समेशन ऑफ FI, जब समेशन ऑफ FI का मतलब क्या, F की सारी वैल्यू क्या क्या है, 2 है, 2 + 7 + 12 15 + 8 एंड +6। जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे सो हमारे पास आ जाएगा FI। ऐसे ही जब हम FI DI को कैलकुलेट करेंगे, FI DI के लिए अब ये है हमारे पास -40 + -70, 0 को नेग्लेक्ट करें, 150 + 160 + 180। जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो तब हमारे पास आ जाएगा FI DI। सो हमने यहाँ पे इसकी सारी वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। FI आ गया है हमारे पास 50 एंड FI DI देख सकते हैं, हमने एक एक स्टेप आपको दिखाया है। अगर इस स्टेप्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो डू कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। सो ये FI की वैल्यू आ गई है और FI DI। अब हमें क्या करना है, सिंपली इन वैल्यूज़ को आपको पुट करना है अपने फॉर्मूले में। FI DI हमारे पास क्या है 380, FI आया है 50 प्लस, और जो A यानी कि अज्यूम वैल्यू जो थी वो हमारे पास क्या है 35 है ना, वो हमें A की जगह 35 पुट करना है। अब ये जितना कैंसिल हो सकता है आप उसको उतना कैंसिल कर सकते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ कि हम 0 से मतलब यहाँ पे इसको होल डिवाइड करा देते हैं, यानी कि जो भी आंसर आता है इसका डेसिमल में वो यहीं पे ही कर देते हैं सॉल्व। सो 0 से 0 कैंसिल, अगर हमारे पास इस तरह से ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम 0 होते हैं तो कैंसिल कर देते हैं। अब आ गया ये 5, अभी हो जाएगा 38 5 + 35। अब आपको सिंपली करना क्या है, 5 को 38 से कराएं डिवाइड, आए 5 को 38 से डिवाइड कराएं। अब 5 7 ज़ा 35, 5 7 ज़ा 35, अब 8 बचता है। जब हमारे पास नंबर छोटा आ जाता है, यानी कि हमारा जो डिवाइज़र है उससे छोटा नंबर आ जाता है, फिर हम क्या करते हैं डेसिमल पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट जब 1 लगता है तो एक 0 बढ़ जाता है। अब हमें पता है 5 की टेबल में 35 6 ज़ा 30, सो ये आ गया हमारे पास, ये आगे 7.6, यानी कि इसको जो हमने सॉल्व करा तो 7.6, तो 35 में हमें 7.6 प्लस कराना है। जब भी हम जो अपना होल नंबर होता है नॉर्मल नंबर में डेसिमल वाले टर्म को प्लस कराते हैं, ये समझ लीजिए अच्छे से, बच्चे यहाँ पे बहुत गलती करते हैं। जब यहाँ 35 है, इसमें आपको कहीं पे भी डेसिमल नहीं दिख रहा है, जहाँ कहीं भी डेसिमल नहीं होता तो सीधे हाथ पे यहाँ डेसिमल होता है। अब आपको क्या करना है, इसको 7 + 6, अब जब आपने डेसिमल लगाया उसके बाद आप 0 लगा सकते हैं,
अब आपको क्या करना है, 7.6 को इसमें प्लस कराना है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ये रूल होता है कि जब हम डेसिमल लगाते हैं पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आएगा, अगला नंबर जो उतरेगा उसका भी पॉइंट के नीचे पॉइंट, और जो आंसर आता है उसमें भी डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा, यानी कि पॉइंट आ जाएगा। अब आप इधर देखिए, पॉइंट के इधर लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल जस्ट तो आपको 7 लिखना है, तो पॉइंट के इधर लेफ्ट हैंड पे बिल्कुल 7, यानी कि जो फर्स्ट डिजिट होगा ना वही लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप 5 के नीचे ना लिख के 3 के नीचे लिखें, नहीं, ऐसा नहीं लिखना है। अब क्या करना है आपको, पॉइंट के राइट हैंड साइड में 6 है। अब सिंपली आप इसको क्या करें, प्लस कर लीजिए। 0 + 6 6, 7 एंड 5 कितना आ जाएगा, 12, 1 इधर कैरी आ जाएगा, वो 1 + 3 42, तो ये आ जाएगा 42.6। तो ये आ गया हमारे पास फाइनल हमारा मीन, जो हमसे इस क्वेश्चन में जो आंसर रिक्वायर्ड थी, तो हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। अब है हमारे पास क्वेश्चन ई। क्वेश्चन ई में कह रहे हैं, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, ये जो पॉइंट है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग द पॉइंट, और किन दो पॉइंट से ज्वाइन करके बनाई गई है वो लाइन सेगमेंट, ए और बी। ये ए और बी पॉइंट से मिलके हमें एक लाइन सेगमेंट मिली है। अब उस लाइन सेगमेंट पे एक और पॉइंट आ गया है। अब ये जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ गिवन है। सो हमें ये बताना है कि इस पॉइंट ने, इस जो लाइन सेगमेंट है, इसको कितने रेशियो में डिवाइड किया है, इसको कितने रेशियो में डिवाइड किया है। यानी कि क्वेश्चन ई में हमसे क्या कह रखा है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन ई में हमसे कह रहे हैं कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। अब वी ऑल नो लाइन सेगमेंट क्या होती है, दो पॉइंट से बनने वाली जो लाइन होती है उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, यानी कि जिसके दो एंडिंग पॉइंट होते हैं, इसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो डिवाइड द लाइन सेगमेंट, अब ये जो लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, कौन से दो पॉइंट से ज्वाइन होके बनी है, ये ए एंड बी। अब ये ए के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं -6, 10, और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं हमें 3, -8। तो ये ए और बी के हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब इन्होंने कहा है इन व्हाट रेशियो, किस रेशियो में, डज द पॉइंट, इस पॉइंट ने, अब इस लाइन के ऊपर आगे एक पॉइंट, हमें नहीं पता ये पॉइंट कहाँ पर है। सो सपोज ऐसे बना लेते हैं, ये पॉइंट यहाँ है, इस पॉइंट को हम पी नाम दे दें, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हमें लिखे हैं वो है -4, 6, ये इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमें। तो ये क्वेश्चन में पूछा है कि इस लाइन सेगमेंट को इस पॉइंट ने कितने रेशियो में डिवाइड किया, यानी कि ये हिस्सा कितना हो गया और ये हिस्सा कितना हो गया, रेशियो बताना है। सो ये हम पढ़ के आए हैं हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये जो इसका रेशियो होता है हम इसको m1 m2 नाम दे देते हैं। यहाँ पे m1 आ जाता है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक m1 आता है जो रेशियो होता है, और यहाँ से यहाँ जो होता है उसे हम m2 नाम ले देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए इसमें लगता है हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला, हमें यहाँ पे m1 और m2 की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको इसमें दो वैल्यूज निकालनी होती है, x एंड y की। अब यहाँ देखिए, अगर हम x के लिए सेक्शन फॉर्मूला लिखते हैं तो x कहता है हमारे पास, x कहता है m1 × x2, m1 x2 प्लस m2 x1 होल डिवाइडेड बाई m1 + m2, ये x के लिए वैल्यू होती है। और y के लिए देखें, y कहता है m1 y2 प्लस m2 y1 होल डिवाइडेड बाई m1 + m2। सो ये दो है हमारे पास सेक्शन फार्मूला। हम इसमें किसी भी एक सेक्शन मतलब कोई भी एक x का रखें या y का रखें, हम यहाँ से इसका रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करते हैं, चलिए। अब ये x और y क्या है आपको ये पता होना चाहिए। जो हमारे पास जो लाइन है, लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, आपको ये बात पता है कि जो पहला जो कोऑर्डिनेट्स में जो पहली वैल्यू होती है वो होता है x, जिसे हम एब्सिसा भी कहते हैं, और जो सेकंड वैल्यू होती है वो y। ऐसे यहाँ पे जो पहला कोऑर्डिनेट्स है, मतलब जो b कोऑर्डिनेट है, उसकी जो पहली वैल्यू है वो है x और नेक्स्ट है y। अब क्योंकि ये पहला पॉइंट है तो ये x1 y1, ये x2 y2, और जिस पॉइंट ने इसको इंटरसेक्ट किया उसको हम सिंपली xy कहते हैं। हम सिंपली क्या कहते हैं, xy। अब अगर मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला ले लूँ x वाला, x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 + m2। अगर हम इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यू पुट करें, यहाँ देखिए x की वैल्यू क्या है, -4। सो हम यहाँ x की जगह, ये जो x है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, -4।
ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे m1 और m2 की तो वैल्यू हमें फाइंड करनी है ना, तो m1 को एज इट इज रखिए। अब x2 क्या दे रखा है, x2 है यहाँ पे 3। अब m1 और x2 के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में x2 की वैल्यू आ गई 3। अब प्लस m2 हमें फाइंड करना है, ऐसे ही रखिए। अब x1 देखिए यहाँ पे कितना है -6, तो मल्टीप्लाई में -6, और m1 m2 तो आपको फाइंड ही करना है। अब आप यहाँ पे जितना इसको सॉल्व हो सकता है, देखिए यहाँ पे -4 है, 3 को m1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3m1, और प्लस माइनस -6m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। आप ये देख सकते हैं, अगर हम इस पूरे डिनोमिनेटर को, ये जो पूरा डिनोमिनेटर है, अगर हम इसकी साइड चेंज करें तो ये डिनोमिनेटर यानी कि जो नीचे वाला नंबर है डिवाइड में है, तो दूसरी साइड जाएगा मल्टीप्लाई में। सो हम यहाँ देखेंगे इक्वल टू, यहाँ पहले से, यहाँ 4 पहले से था माइनस का, ये उठ के जाएगा ना, तो ये मल्टीप्लाई में ब्रैकेट बन के जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म्स है, मोर मतलब जब 2 टर्म्स होती हैं तो हम, जब मोर देन 2 टर्म्स होती है तो ब्रैकेट में लेके जाते हैं, m1 प्लस m2, ये हो जाएगा 3m1 माइनस 6m2। अब यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी चला गया ना। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसको जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर कोई टर्म होती है तो वो मल्टीप्लाई कर जाती है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस प्लस माइनस 4m2 इज इक्वल टू 3m1 माइनस 6m2। अब सिंपली आप क्या करें, लाइक टर्म को ले जाए, लाइक टर्म्स मतलब m1 को m1 के पास ले जाइए, और m2 को ले जाइए आप m2 के पास, ठीक है। सो यहाँ पे -4m1 को यहीं रहने दें, ये वाला जो m1 है ये 3 इक्वल टू, देखिए इधर ये m1, ये जो 3m1 है इसको उठा के लेके आए आप, साइड चेंज जब करेंगे अभी ये पॉजिटिव में ही हो जाएगा, माइनस का 3m1। ऐसे यहाँ देखें, यहाँ पे m2 पहले से था -6m2। अब यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड का जो m2 था -4m2, ये आप दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस का साइन चेंज हो जाते हैं ना साइड चेंज करने पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास +4m2। हमने क्या करा, m1 को m1 के पास ले आए, तो ये आ गया हमारे पास -4m1 -3m1, ठीक है। अब ये -6m2 पहले से था, ये माइनस का 4m2, जब हमने इसकी साइड चेंज करी तो ये प्लस का m2 हो गया। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस हो जाता है +4 और 3, क्योंकि तो लाइक टर्म है ना, 4 3 हो जाएगा 7m1, और क्योंकि जो लार्जर नंबर है उसके आगे माइनस साइन है, माइनस साइन लगाइए। अब यहाँ देखिए, ये प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 गए तो बचेंगे हमारे पास 2, तो ये जाएगा 2m2, और यहाँ पे क्या है माइनस माइनस लगाइए। अब हमें रेशियो फाइंड किसके लिए करना है, हमें रेशियो फाइंड करना है m1 का m2 से रेशियो फाइंड करना है, यही तो कहा गया है हमें। सो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास m1 है, ये m2 को आपको क्या लाना है, m1 के नीचे, ये m2 यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई में है नहीं है, अगर हम इसको इधर ले आए तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये -7m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू -2। अब भाई हमें तो m1 और m2 की वैल्यू निकालनी है ना, यानी कि रेशियो फाइंड आउट करना है किसी की भी वैल्यू, तभी तो निकलेगी जब वो अकेला होगा नंबर। अब ये -7 ये m1 के साथ मल्टीप्लाई में है ना, इसके बीच में कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ -7 जब दूसरी साइड जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू -2, तो ये -7 जब दूसरी साइड आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ऊपर नीचे अगर हमारे पास सेम साइन होता है माइनस में तो ये कैंसिल हो जाता है, यानी कि हमें यहाँ से पता चला m1 m2 का रेशियो आ गया है 2:7 का, या हम ये कह सकते हैं m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 2:7। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन F, ये भी हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, फिर हमारा पूरा एक सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन F कह रहा है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। अब हमारे पास 2 पॉइंट है, अब 2 पॉइंट से मिलकर एक लाइन बनती है। अब आप इसे समझें, इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमारे पास 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट से मिलकर हम एक लाइन बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एक पॉइंट है और ये 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट से मिलकर एक लाइन बनेगी, ठीक है। पहला पॉइंट दिया है हमें 3,6, दूसरा पॉइंट है -3,4। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, सच दैट द पॉइंट, अगर ये जो पॉइंट है एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस मतलब बराबर दूरी पर, इस पॉइंट से
अगर मैं इसे इक्वी डिस्टेंस मतलब बिल्कुल मिडिल वैल्यू, इस पॉइंट से इसकी पॉइंट की दूरी और इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी बिल्कुल बराबर होगी, इक्वी डिस्टेंस मतलब बिल्कुल बराबर। तो अगर हम इसे पी नाम दे रहे हैं और इसे ए और बी कह दें, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ए से पी इक्वी डिस्टेंस का है ना, ए से पी बराबर होगा पी से बी के। तो ये इक्वी डिस्टेंस के केस में ये है। सो हम ये भी कह सकते हैं, जो पी के ऑर्डिनेट्स है वो हमें एक्स और वाई गिवन है, हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं जो P है ये इसका ये इसका जो मिडिल पॉइंट है, मिड पॉइंट है, ये भी तो कह सकते हैं, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस में आ गया तो ये मिड पॉइंट होगा। जब इक्वी डिस्टेंस बराबर दूरी पे है तो ये पॉइंट बिल्कुल बीचों बीच में होगा। सो हम यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला, मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट्स। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिड पॉइंट्स, यानी कि मिड पॉइंट्स क्या है हमारे पास, एक्स और वाई, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मिड पॉइंट के लिए सिंपल, आपको एक्स के लिए क्या करना होता है, जो x1 और x2 को प्लस करा के 2 से डिवाइड कराइए। ऐसे ही आपको वाई के लिए क्या करना होता है, वाई के लिए करना होता है y1 प्लस y2 होल डिवाइडेड बाई 2। सिंपली तो x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको ये बात पता है कि हमारे पास जो पहले एक्स वाई, पहला जो नंबर, ये पहली वैल्यू होती है कोऑर्डिनेट की, वो एक्स होती है, फिर वाई, क्योंकि ये पहला पॉइंट है तो x1 y1 दे दीजिए इसको नाम, और ये हो जाएगा x2 y2। सिंपली क्या करना है आपको, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। x इज इक्वल टू, x1 क्या है हमारे पास 3 प्लस x2 क्या है -3, x2 क्या है यहाँ पे -3 होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए 3 प्लस माइनस -3/2। अब किसी सेम टर्म में से, सेम टर्म को जब आप माइनस कराते हैं, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया तो क्या आ गया 0। और जब 0, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो पूरा आंसर क्या आ जाता है 0, यानी कि जो x की वैल्यू है हमारे पास वो क्या है 0 है। आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, अगर हमारे पास न्यूमरेटर में 0 है तो उस केस में ही 0 बनता है आंसर। अगर हमारे पास न्यूमरेटर यानी कि जो ऊपर नंबर होता है वो 0 है और नीचे कोई भी टर्म है तो इस केस में तो 0 बनेगा। लेकिन अगर इसका रिवर्स उल्टा हो गया, यानी कि डिनोमिनेटर में 0 आ गया और न्यूमरेटर में कोई और टर्म चली जाती है, तो इस केस में इसका आंसर 0 नहीं आता है, वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन। क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन। नेक्स्ट इधर देखिए, अब y की वैल्यू फाइंड करनी है। y के लिए आपको y1 पुट करना है। y1 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, y1 दे रखी है हमें 6 प्लस y2 क्या दे रखी है हमें 4/2। अब ये है हमारे पास 6 + 4 मतलब 10/2, और जब हम इसको करेंगे 2 5 ज़ा 10, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। सो ये वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए दी गई थी, x और y की वैल्यू हमने क्या कर दी है यहाँ से फाइंड। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। हमें रिलेशन पूछा है इनका, हमें क्या पूछा है, रिलेशन पूछा है। तो मिड पॉइंट्स से तो हमारी इसकी x और y की वैल्यू फाइंड होगी। तो ये एक तरीका हो गया, अगर आप क्वेश्चन में अगर मिड पॉइंट पूछें तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा होता है x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हमसे क्या पूछा है, रिलेशन पूछा है। जब हमसे रिलेशन पूछा जाएगा, रिलेशन पूछा जाएगा उस केस में आपको ये लगाना है कि हमारे पास जो a से p की दूरी है वो बराबर है p से b के लिए। जो a से p की दूरी है, डिस्टेंस है, वो बराबर है p से b के लिए। अब हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना होगा। क्या अप्लाई करना होगा, डिस्टेंस फार्मूला। पहले आप a और p के कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए। a के कोऑर्डिनेट्स है 3,6, p के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास x, y। ऐसे ही p के कोऑर्डिनेट्स है x, y, और b के कोऑर्डिनेट्स है -3,4। ठीक है, ये हमने ए पी और पी बी के कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं। यहाँ पे लगेगा डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि इन्होंने बताया था ना इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर दूरी पर है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमारे पास, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही आपको जो ए पी का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस फार्मूला, ए पी का डिस्टेंस बराबर होगा ना पी बी के, तो इसके बाद इसके लिए एक और लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ए पी के लिए x1 y1 जो होंगे वो इधर आएंगे, यानी कि ए और पी वाले कोऑर्डिनेट, तो ये x1 हो जाएगा, ये y1, ऐसे ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। और पी बी के लिए ये x1 है, ये y1, और ये x2, ये y2। आपको सिर्फ ये सॉल्व करके हम इसके रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x - x1 क्या है 3 इसका होल स्क्वायर
प्लस y2 क्या है हमारे पास यहाँ पे, y2 है y माइनस y1 क्या है 6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखें x2 क्या है इस केस में -3 माइनस x1 क्या है x इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4 माइनस y1 क्या है y इसका होल स्क्वायर। अब आप यहाँ ये देख सकते हैं कि जब भी हमारे पास दोनों ही साइड राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड अंडर रूट होता है तो आप इस अंडर रूट को यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। अंडर रूट की कंडीशन ये है कि पूरी पूरी टर्म पे अंडर रूट है ना, तब उस केस में कैंसिल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमने अंडर रूट से अंडर रूट कर दिया कैंसिल। अब यहाँ पे हम सिंपली जो भी अपना लगा सकते हैं, जो भी हम इसमें फॉर्मूले वगैरह लगा सकते हैं वो हमें इसमें सॉल्व करना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे बन रहा है हमारे पास x-3 का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ a-b का होल स्क्वायर लग रहा है, a-b, यहाँ पे भी a-b। अब हमें ये छोटे छोटे फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, a+b और a-b का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसी a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a-b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है और इसको सॉल्व करना है। तो x-3 यानी कि x क्या है हमारे पास a, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a क्या है x, b क्या है 3। ऐसे यहाँ पे लगाएंगे आप, तो ये तो हो गया इसके लिए। ऐसी y वाली के लिए लगाएंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3×3 = 9 माइनस 2×3 = 6x प्लस ऐसे यहाँ देखिए वाई स्क्वायर प्लस 6×6 = 36 माइनस 2×6 = 12y। एक हो गया हमारे पास यहाँ पे। अब दूसरी साइड आ जाइए, यहाँ पे भी। अब यहाँ पे जो a है आपको ये बात का ख्याल रखना है, यहाँ पे जो आप a लेंगे तो आप यहाँ पे ये -3 से पूरा a ले लीजिए, है ना। एक तरीका ये है और भी एक और मेथड है, लेकिन आप सिंपली क्या करिए a को पूरा -3 लेंगे, b हो जाएगा हमारे पास x, तो हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे यहाँ देखिए हो जाएगा a स्क्वायर, 4 के लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब आपको सिंपली इसे सॉल्व करना है। अब इधर देखिए ये है हमारे पास 3 का स्क्वायर, और क्योंकि स्क्वायर जो नंबर है वो माइनस का है, स्क्वायर इवन नंबर से ये माइनस कैंसिल, तो 3×3 = 9 प्लस b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2×3 = 6x प्लस 4×4 = 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 2×4 = 8y। अब आप ये देख सकते हैं हमारे पास ये इस तरह से कुछ टर्म्स आ गई हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ है इक्वल टू। अब इक्वल टू के एक राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, आप पहले यहाँ पे ये नज़र मारिए कि यहाँ पे कोई ऐसी टर्म है वो बिल्कुल साइन के साथ सेम रखी हो, साइन भी सेम हो टर्म भी सेम हो। तो हमने देखा कि यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स स्क्वायर है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, ए स्क्वायर माइनस बी क्या है हमारे पास, यहाँ पे एक्स है, सो ये एक्स है, यहाँ पे ये क्या है हमारे पास एक्स, एंड यहाँ पे इस केस में भी क्या हो जाएगा, ये तो b की वैल्यू पुट करनी थी ना हमें यहाँ पे, मतलब x को b माना गया था तब। अब यहाँ पे देखिए अब आप, तो यहाँ क्या थोड़ा करेक्शन था, इसे प्लीज़ आप करेक्ट कर लें। तो यहाँ हमने देखा कि राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड क्या कोई ऐसी टर्म है जो बिल्कुल सेम है। सो बिल्कुल सेम हमारे पास जो टर्म मिली है वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम साइन में, तो एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल। बाकी क्या है हमारे पास वाई स्क्वायर, देखिए वाई स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे भी पॉजिटिव में, ये भी हो गया कैंसिल। जब साइन भी सेम हो और टर्म भी सेम हो तभी हम कैंसिल कर सकते हैं। अब ये हमारे पास जो जो बचा है वो हम लिखेंगे, यहाँ 9 माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y, इधर है हमारे पास 9 प्लस 6x प्लस 16 माइनस 8y। अब आप यहाँ पे और देख सकते हैं 9 भी तो है, 9 भी सेम साइन के साथ है तो 9 भी कैंसिल हो जाता है। लेकिन ये जो 6x है, 6x यहाँ माइनस का है और यहाँ 6x जो है ये प्लस का है, तो ये हम कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम इसको दूसरी साइड लेके चले जाएंगे तो ये या तो हम इसको उठा के इधर ले आए तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा और 6 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को ले आएंगे अपना एक तरफ, तो ये -6x यहाँ है ऑलरेडी, या आप एक काम करिए सारी टर्म्स को एक तरफ ले आए, -6x प्लस 36
-12y, ये पहले से यहाँ रखा था। ये जो साइड है इसे करिए खाली। अब ये 6x यहाँ प्लस का आया था, दूसरी साइड लेके जाइए इक्वल टू की, तो ये आ गया माइनस का। इक्वल टू यहाँ रखना है, यहाँ से उठा के सारी टर्म्स इधर लेके आनी है। पहले हमने भी +6 दूसरी साइड लेके आया, -6x हो गया। अब ये प्लस का 16 माइनस का 16, ये माइनस का 81, ये प्लस का 8y, माइनस का 8y था तो ये प्लस का 8y, तो इक्वल टू के इधर क्या बचा 0। अब यहाँ से आप देख सकते हैं माइनस माइनस माइनस। अब ये आप लाइक टर्म या तो पहले एक तरफ लिख लें, एक्स वाली एक्स साइड के लिख लें, -6x एक्स वाली एक पास लिख लें, फिर वाई वाली लिख लीजिए, -12y + 8y, ये हमने वाई वाली एक पास लिख ली, फिर +36 और यहाँ से आ जाएगा -16। तो ये हमने कांस्टेंट टर्म एक साथ लिख ली। अब माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन तो माइनस का ही आएगा क्योंकि हमारे पास दोनों ही नंबर पे माइनस साइन था। अब 12 में से 8 गए तो हमारे पास कितने बचेंगे 4, और ये जो 4y आएगा ये हमारे पास माइनस का आएगा, और 36 में से 16 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास पॉजिटिव का 20 = 0। सो हमारे पास ये रिलेशन आ गया है। लेकिन हमें एक बात याद रखनी है कि हम आंसर में ये चाहते हैं कि हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव से स्टार्ट होना चाहिए हमेशा। तो हम क्या करेंगे, इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये जो आंसर आया है हम इसको पूरी दूसरी साइड ले जाएं तो हमें जो एक्स है ये पॉजिटिव में मिल जाएगा। जो शुरुआत करी जाती है आंसर की वो ये कोशिश करी जाती है कि वो पॉजिटिव में आ जाए। तो इसके हम साइड चेंज करेंगे। तो ये माइनस का 12x जब दूसरी साइड जाएगा तो भाई या तो 0 है, 0 से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 में कोई नंबर प्लस या माइनस कराते हैं वही सेम टर्म आ जाती है। तो 12x जब दूसरी साइड जाएगा तो ये +12x। ऐसी 4 जब दूसरी साइड जाएगा तो ये +4y। ऐसी ये जब 20 जब दूसरी साइड जाएगा तो ये -20। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन जो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था। हमसे जो रिलेशनशिप पूछी गई थी x और y के बीच में, ये एक ऐसा हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला हो गया जिसमें x और y भी आ गए। अब अगर आप चाहें तो आप इसे जो है ना लोएस्ट फॉर्म में भी ला सकते हैं। आप ये देख रहे हैं ना कि यहाँ से हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं। आप इसे और कम भी कर सकते हैं। देखिए अगर हम यहाँ से 4 निकाल लें यानी कि कॉमन निकालें तो ये क्या बचेगा, 4 की 10 में 12, 3 बार में 3x, +4 की टेबल में 4 1 बार में यानी कि y लिख सकते हैं, -4 की टेबल में 20, 5 4 5 = 20। अब आपको ये बात पता है ये 4 यहाँ पे, ये 4 यहाँ इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है नहीं है। जब इस ब्रैकेट के साथ ये जो 4 है अगर हम इसको दूसरी साइड ले जाएं, मल्टीप्लाई वाला तो भाई डिवाइड में जाएगा ना, तो क्या बचेगा 3x + y - 5 = 0। तो ये ज़्यादा मतलब बेहतर आंसर या बेटर आंसर रहेगा आपका। सो इस तरीके से अगर इसको हम लोएस्ट टर्म में कर सकते हैं, इसका अगर हम कैंसिल कर सकते हैं तब हम कर लेते हैं, तो हमारे पास ये आंसर रहेगा हमारे पास 3x + y - 5।